हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे कि अकाउंटिंग रेशो का चैप्टर हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट करा था। आज हम फर्स्ट रेशो के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके फॉर्मूलाज में क्या क्या हम इंक्लूड करते हैं। तो पहली रेशो हमें पता है, हमारे पास आती है लिक्विडिटी रेशो। इसमें हम फर्म की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एबिलिटी को पता करते हैं कि कितना वो सक्षम है अपने शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को पे करने के। ठीक है, तो लिक्विडिटी रेशो के अंदर हमारे पास दो रेशोज आती है। फर्स्ट इज करंट रेशो, अनदर इज लिक्विड, क्विक और एसिड टेस्ट। ये तीनों बेसिकली एक ही है, ये इसके सिनोनिम है। तो पेपर में कई बार आपसे अगर एसिड टेस्ट पूछा जा रहा है, एसिड टेस्ट रेशो, तो समझ लेना वो लिक्विड रेशो के बारे में ही बात कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही क्विक रेशो है, क्विक रेशो का मतलब ही एसिड टेस्ट रेशो है। तो ये तीनों सिनोनिम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं करंट रेशो के बारे में। करंट रेशो का आइडियल रेशो माना जाता है 2:1। ओके, स्टैंडर्ड रेशो है 2:1 है, तो बहुत बढ़िया है। अगर बहुत ज्यादा हाई जा रही है तो समझ लो फर्म की ऑपरेशनल इनएफिशिएंसी, कंपनी अपने रिसोर्सेज को अच्छे से यूज नहीं कर पा रही और अपने जो ऑपरेशन है वो उनकी इनएफिशिएंसी शो होती है अगर ये बहुत ज्यादा हाई होती है, हाई करंट रेशो अगर होगी। 2:1 जो है स्टेबल है, सेटिस्फैक्टरी रेशो मानी जाती है। तो करंट रेशो में आपके पास दो टर्म्स आती हैं। फर्स्ट इज करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। करंट असेट्स का मतलब क्या होता है? वो सारे असेट्स एक्सेप्ट फिक्स्ड असेट्स। ओके, मैंने आपको पहले भी बताया था जो हमारे पास असेट्स होते हैं दो तरीके के होते हैं, एक होता है करंट असेट्स, दूसरे होते हैं नॉन करंट असेट्स। तो यहाँ पे हमें सिर्फ करंट असेट्स के बारे में बात करनी है। करंट असेट्स की मैंने यहाँ पे कुछ लिस्ट बना के रखी है, आप इसको देख सकते हैं। करंट इन्वेस्टमेंट, इसमें हम इन्वेंट्रीज को ऐड करते हैं। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल मैंने पहले भी बताया, डेटर्स और बीआर का जो कॉम्बिनेशन होती है उसको हम लोग ट्रेड रिसीवेबल बोलते हैं, राइट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, देन शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, देन करंट अदर करंट असेट्स। अदर करंट असेट्स का मतलब क्या होता है? प्रीपेड एक्सपेंस हो गया, एक्रूड इनकम हो गया, कोई एडवांस टैक्स हो गया। ओके, अब यहाँ पे अगर आपको माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि मैंने इन्वेंट्रीज में एक्सेप्ट लूज टूल, स्पेयर पार्ट्स और स्टोर, हम इन्वेंट्रीज में इन तीनों चीजों को इंक्लूड नहीं करते। लूज टूल हो गया, स्पेयर पार्ट्स हो गए, स्टोर के कुछ पार्ट्स हो गए, वो हम इंक्लूड नहीं करते इन्वेंट्रीज में। क्यों? कौन बताएगा? फटाफट से बताएं मुझे कि हम इसमें जब करंट असेट्स कैलकुलेट करते हैं तो ये चीजें हम इंक्लूड इसमें क्यों नहीं करते इन्वेंट्रीज में। अगर आपको मेंशन है कि इन्वेंट्रीज में ये पोर्शन इंक्लूड कर रखा है, तो जब हम करंट असेट्स को कैलकुलेट करेंगे तो उतनी अमाउंट हम इन्वेंट्रीज में से माइनस कर देते। चलिए मैं बताती हूँ। लूज टूल, स्पेयर पार्ट्स, स्टोर के कुछ पार्ट्स, ये जो चीजें होती है ये फर्म इसको सेल आउट के पर्पज से नहीं परचेज करती। इनको फर्म अपने पास रखती है यूज करने के लिए। उसको यूज करके वो अपनी मशीनरी वगैरह उन सबको सही करती है जब जरूरत पड़ती है। इसलिए हम इसको इसमें से इंक्लूड कर देते हैं, सॉरी एक्सक्लूड कर देते हैं। इन्वेंट्रीज में अगर आप क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इन्वेंट्रीज में लूज टूल 15,000 के इंक्लूड है, तो इन्वेंट्री की जितनी अमाउंट है उसमें से 15,000 लूज टूल के माइनस कर देना। ओके, तो करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स का मतलब क्या होता है? डेटर्स प्लस बिल रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। अदर करंट असेट्स में आपके पास प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम और एडवांस टैक्स, ये सब हमारे पास करंट असेट्स बनाते हैं। इनको जब हम टोटल करेंगे तो करंट असेट बनेगा। नाउ अनदर टर्म इज आर करंट लाइबिलिटीज। ओके, करंट लाइबिलिटीज का मतलब क्या होता है? वो सारी लाइबिलिटीज जो शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब विद इन द पीरियड ऑफ 1 ईयर। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, कोई शॉर्ट टर्म लोन्स है। बोरोइंग का मतलब क्या था? उधार में पैसा उठाना। ट्रेड पेबल, अगेन ट्रेड पेबल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू टर्म्स, दैट इज क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल। ओके, अगर अकेला बिल्स पेबल है तो वो करंट लाइबिलिटी है ही, लेकिन अगर ट्रेड पेबल दिया हुआ है तो समझ लेना उसमें क्रेडिटर और बिल्स पेबल दोनों इंक्लूड कर रखे हैं। ओके, अदर करंट लाइबिलिटीज एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। फाइन, ये जो हमारे पास आता है ये करंट लाइबिलिटीज आती है। आपको क्वेश्चन में जो जो इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी आपको उसको टोटल करना है। तो करंट असेट्स आ जाएंगे, करंट लाइबिलिटीज आ जाएगी, ये हमारा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में हम उसको पुट करेंगे, डिवीजन के साथ हमारे पास रेशो आ जाएगी। हो सकता है वो रेशो आ जाए पॉइंट्स में, जैसे रेशो आ जाए 1.8:1, 2.1:1, तो वो आपकी कैलकुलेशन के ऊपर आपको आइडिया लग जाए, राइट।
नेक्स्ट आती है हमारे पास लिक्विड रेशो। लिक्विड रेशो के फॉर्मूला क्या है? लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। लिक्विड एसेट्स और करंट एसेट्स, इनमें डिफरेंस क्या होता है? कौन बताएगा? लिक्विड एसेट्स और करंट एसेट्स, हम लिक्विड एसेट्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? जब भी हम करंट एसेट में से इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंस माइनस करेंगे, हमारे पास लिक्विड एसेट्स आ जाते हैं। क्लियर? करंट एसेट्स में से मतलब इतने का जो टोटल करा है, अगर इसमें आपके पास कुछ प्रीपेड एक्सपेंस है या कोई इन्वेंट्री दे रखी है तो आप उसको माइनस करेंगे, तब हमारे पास आता है लिक्विड एसेट्स। अब लिक्विड एसेट्स फाइंड आउट करने के लिए हम इन्वेंट्री और प्रीपेड को माइनस क्यों करते हैं? ये भी एक बहुत क्वेश्चन है बड़ा सा, बताएं। चलिए मैं बताती हूँ। इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस को हम लिक्विड एसेट्स कैलकुलेट करने के लिए माइनस इसलिए करते हैं क्योंकि जो इन्वेंट्री है वो हमारी स्टॉक है। अब हमें ये नहीं पता कि हमारा स्टॉक कब बिकेगा, ठीक है, कितने रेट पे बिकेगा, वो हमें पहले तो नहीं आइडिया लग सकता ना, इसलिए हम उसको इंक्लूड नहीं करते। प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड तो पहले ही प्रीपेड है, इसका मतलब वो इस साल का तो नहीं है। और जो हमारी लिक्विड एसेट्स है या लिक्विड रेशियो है, ये हमें बताती है 1 से 2-3 महीने के अंदर अंदर की फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन परफॉर्म करने की एबिलिटी कितनी है फर्म की। ओके, इसलिए हम जब भी लिक्विड एसेट्स को कैलकुलेट करते हैं तो हम करंट एसेट में से इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस को माइनस करते हैं। ओके, तो ये हमारे पास लिक्विड एसेट्स आ जाएंगे। करंट लाइबिलिटीज तो हमारी ये वाली ही चल रही है। आई होप आपको लिक्विडिटी रेशो में ये दोनों रेशो समझ आ गई हैं, क्लियर है। अच्छा, दूसरी बात आती है इसकी स्टैंडर्ड रेशो क्या है। जैसे करंट रेशो में 2:1 स्टैंडर्ड माना जा रहा है, मतलब सेटिस्फैक्टरी रेशो है। इसका मतलब क्या है? 2 करंट असेट और 1 करंट लाइबिलिटी। जितनी लाइबिलिटी है उसके दुगने अगर फर्म के पास असेट अवेलेबल है तो कंडीशन अच्छी है, सेटिस्फैक्टरी, गुड कंडीशन। ओके, और लिक्विड रेशो में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास सेटिस्फैक्टरी रेशो हम मान के चलते हैं इसको 1:1। ओके, ये 1:1 की जो है सेटिस्फैक्टरी रेशो मानी जाती है। अगर इससे आगे पीछे होता है तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम वाली बात हो जाती है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द लिक्विडिटी रेशो। आई होप आपको ये फॉर्मूलाज और इसमें जितने करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटीज की मैंने यहाँ पे आपको डिटेल बताई है, आपको ऑलरेडी इसमें कुछ आइडिया होगा। अगर नहीं तो आप इसको चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं, ये काफी हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि जो अब एमसीक्यूज आने हैं तो आपको कोई भी एक टर्म उठा के दे दी जाएगी, किसमें आएगी, करंट असेट्स में आएगी या लिक्विड असेट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, कौन सी टर्म इंक्लूड करनी है, या ट्रेड रिसीवेबल में कौन कौन सी आइटम्स होती है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके एमसीक्यूज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।